हाय गाइस। तो आज अपने कंटिन्यू करने वाले हैं कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के साथ। तो बेसिकली अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, अभी तक हम लोग ने कोरिलेशन ख़त्म कर लिया है और रिग्रेशन का जो बेसिक्स है वो ख़त्म कर लिया है। तो एक बार एक काम करते हैं, फटाक से एक बार रिग्रेशन के बेसिक्स को रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद सीधा अपने रिग्रेशन के एडवांस पोर्शन में चलेंगे। ठीक है। तो रिग्रेशन के बेसिक्स में हम लोग ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले अगर याद करें तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था कि रिग्रेशन होता क्या है। ठीक है। तो रिग्रेशन में हम लोग ने पढ़ा था कि हम लोग को बेसिकली जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वाई, उसके अंदर का वेरिएशन को पता लगाना है। तो हम लोग को बेसिकली ये पता लगाना है कि क्या जो वेरिएशन है वाई के अंदर इज़ दैट एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो लीनियर रिग्रेशन में जैसे एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, मल्टीपल रिग्रेशन में मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है। तो हम लोग ने सारा चीज़ के बारे में डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो हम लोग ने उसमें कोरोना वायरस के केसेस का एग्जाम्पल लिया था। तो दैट वाज द डिपेंडेंट वेरिएबल, द नंबर ऑफ कोरोना वायरस केसेस। ठीक है। उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज दैट वेरिएबल विच एक्सप्लेन्स द वेरिएशन। ठीक है ना, जो एक्सप्लेन करता है द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर अपने पढ़े कि इंटरसेप्ट टर्म क्या होता है। तो इंटरसेप्ट टर्म में अपने एग्जांपल लिए थे कि अगर अपने कोई भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करते हैं फिर भी तो कुछ ना कुछ कोरोना वायरस केसेस निकल के आएगा ना, सो दैट विल बी कैप्चर्ड इन द इंटरसेप्ट टर्म। ठीक है। उसके बाद अपने पढ़े थे स्लोप टर्म। तो व्हाट वाज द स्लोप टर्म? स्लोप टर्म का मतलब था कि द चेंज इन वाई ड्यू टू अ 1% or a 1 unit change in x. So if the independent variable changes by 1% or 1 unit, then what is the change in y? ठीक है। तो उसका मतलब था स्लोप कोएफिशिएंट। तो होप आप इन सब चीज़ को पढ़ के रखे होंगे। ठीक है। और आपका जो इंटरप्रिटेशंस है फॉर्मूलाज का वो सब क्लियर होगा। ओके। और उसके बाद अपने पढ़े थे एरर टर्म के बारे में। तो एरर टर्म क्या था? एरर टर्म था कि भाई देखिए, सबसे पहले तो होता है टोटल वेरिएशन इन वाई। सो टोटल वेरिएशन इन वाई का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएशन इन वाई का मतलब होता है वाई माइनस वाई बार। ठीक है। और उसके बाद होता है एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। एक्सप्लेन्ड वेरिएशन का मतलब क्या है कि कितना वेरिएशन मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो जितना मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है वो तो ठीक है, जितना नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा है वो अपने एरर टर्म में चले जाएगा। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर सपोज 1000 इज़ द टोटल वेरिएशन इन वाई फ्रॉम इट्स मीन, तो वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1000, जिसमें से 800 मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ठीक है। सो 800 इज एक्सप्लेन बाय द मॉडल। सो व्हाट इज द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन? दैट इज 200। तो 200 विल बी कैप्चर्ड इन द एरर टर्म। ठीक है ना। तो ये अपना एरर टर्म का जो सिग्निफिकेंस है वो अपने एक्सप्लेन किए थे। फिर अपने आए थे कि बेसिकली वेरिएशन क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है कि फ्लक्चुएशंस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू। तो बेसिकली उसमें अपने रिटर्न का एग्जांपल भी लिए थे। ठीक है ना। तो रिटर्न के एग्जांपल में अपने बोले थे कि अगर सपोज एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो मीन रिटर्न है वो 14% है, तो जो एक्चुअल है वो उसके अराउंड हॉवर करेगा। ठीक है ना। तो वही वेरिएशंस को हम लोग को एक्सप्लेन करना है बाय द रिग्रेशन मॉडल थ्रू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है। ओके। फिर उसको करने के बाद फिर अपने अजम्पशंस में चले गए थे लीनियर रिग्रेशन का। तो लीनियर रिग्रेशन का सबसे पहले तो अपने इक्वेशन देखे थे। इक्वेशन क्या था? वाई हैट इज इक्वल टू b0 हैट प्लस b1 हैट इंटू एक्स। उसमें एरर टर्म नहीं आएगा क्योंकि उसमें वहाँ पे अपने मॉडल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। और अब अपने अगर करते हैं वाई, तो अपने सिर्फ अगर वाई का बात कर रहे हैं तब उसमें एरर टर्म आ जाएगा। तो जैसे 1000 है तो वाई सपोज 1000, तो 1000 इज इक्वल टू 800 प्लस 200, राइट। तो जो 200 एरर टर्म का पार्ट था वो भी तो आ गया, लेकिन वो 800 में तो 200 कैप्चर्ड नहीं है ना। ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या बोलते हैं, b0 प्लस b1 इंटू एक्स प्लस एरर टर्म। ठीक है। ओके ना। तो हमने उसके बाद अजम्पशंस में गए थे कि लीनियर रिग्रेशन का बेसिकली अजम्पशंस क्या है। ठीक है। तो अजम्पशंस में अपने पढ़े थे, एक तो था मॉडल रिलेटेड अजम्पशंस, ठीक है, और एक था एरर टर्म का रिलेटेड अजम्पशंस। तो मॉडल रिलेटेड अजम्पशंस जो था वो दो था। ठीक है। एक तो था कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो बेसिकली रैंडम नहीं है। ठीक है। तो रैंडम नहीं है का मतलब क्या हुआ? द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डज नॉट फॉलो अ पर्टिकुलर रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और उसके बाद था कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x। ठीक है। तो x एंड y के बीच में जो रिलेशनशिप था वो लीनियर था। इसका मतलब जो मॉडल के पैरामीटर्स है b0 एंड b1 वो दोनों लीनियर पैरामीटर्स है। ठीक है। ओके। और फिर एरर टर्म से रिलेटेड अजम्पशंस जो था मैंने आपको बोल दिया था कि वो अपने मल्टीपल रिग्रेशन वाले चैप्टर में और ठीक से करेंगे। ठीक है। तो मल्टीपल रिग्रेशन का अजम्पशंस क्या था? वो था कि सबसे पहला एरर टर्म इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर फॉलो करता है तो इसका मतलब आप साफ समझ जाइए कि जो उसका एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो 0 है। ठीक है। उसके बाद
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द एरर टर्म इज 0, वो तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से पता चल ही रहा है। फिर अपने बोले थे कि वेरिएंस जो होता है एरर टर्म का जो वेरिएंस होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है, अपने उसके बारे में बात किए थे। और उसके बाद अपने बात किए थे कि एरर टर्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब कि एरर टर्म इज नॉट कोरिलेटेड विद द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एरर टर्म इज नॉट इवन कोरिलेटेड विद द अदर एरर टर्म्स, ठीक है। सो E1 E2 E3 के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं है और E1 का x के साथ भी कोई कोरिलेशन नहीं है। ये हम लोग का बेसिकली मतलब था इंडिपेंडेंट से, ठीक है। तो ये सब डिस्कस करने के बाद फिर अपने बोले थे कि जो पैरामीटर्स है एक रिग्रेशन मॉडल का, बेसिकली स्लोप कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट, तो वो कहाँ से आता है, तो उसके लिए फिर अपने बोले थे कि अपने उसमें OLS रिग्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वेयर्स मेथड से वो पैरामीटर्स को अपने निकालते हैं। तो यहाँ पर जैसे अपने वो एक्सेल का ग्राफ देखे थे, तो एक्सेल का ग्राफ कुछ ऐसा था ना, ये देखिए। तो इसमें ये जो बेस्ट फिट लाइन है, तो ये बेस्ट फिट लाइन को अपने बोले थे कि ये रिग्रेशन का लाइन है। तो जो मॉडल अपने डेवलप किए हैं, ठीक है, वाई हैट का लाइन है ये, ठीक है। तो उसका इस लाइन का जो स्लोप है दैट वाज द स्लोप कोएफिशिएंट, और अगर ये लाइन जो है वो इस एक्सिस के थ्रू पास करता है तो दिस ओरिजिन वाला पॉइंट इज कॉल्ड B0 हैट, ठीक है। तो ये B0 हैट हो गया और इस लाइन का जो स्लोप है वो B1 हैट हो गया। फिर मैंने आपको समझाया था कि ये जो बॉक्सेस है और इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो बेसिकली ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, उस पर सारा का सारा प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ खड़ा हुआ है डिपेंडेंट वेरिएबल का, और ये जो बॉक्सेस है, ठीक है, उनमें खड़ा हुआ है आपका प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ का आपका एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। फिर से बोलता हूँ, ये देखिए जो बेस्ट फिट लाइन है उस लाइन के ऊपर तो बेसिकली आपका मॉडल है ना, ये आपका मॉडल है, ये आपका वाई हैट है। तो वाई हैट का मतलब क्या होता है, प्रेडिक्टेड वैल्यूज़ ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जितना आपने प्रेडिक्ट किया अपने मॉडल के थ्रू। और ये जो स्क्वायर्ड बॉक्सेस है, इन पे क्या खड़ा हुआ है, इन पे खड़ा हुआ है आपका एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस होगा वो आपका एरर टर्म होगा, ठीक है ना। तो आपका रेसिडुअल है एक्चुअल माइनस प्रेडिक्टेड, ठीक है। तो ये जो गैप्स आपको दिख रहे हैं वो बेसिकली एरर टर्म है। तो हम लोग ने फिर बोला था कि हम लोग को इन गैप्स को, ठीक है ना, इन गैप्स का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है ना। सो वी हैव टू मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दीज एरर्स। तो एरर टर्म का जो सम ऑफ स्क्वायर्स है हम लोग को मिनिमाइज करना पड़ता है। ओके नाउ उसके बाद अपने देखे थे कि जो B1 हैट जो इसका स्लोप है, तो स्लोप कोएफिशिएंट बेसिकली बीटा भी होता है, ठीक है। अगर अपने इक्विटी वाइज सोचे, सो दिस स्लोप कोएफिशिएंट इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा, बिकॉज व्हाट इज बीटा इज द स्लोप ऑफ दिस बेस्ट फिट लाइन। तो उसका फॉर्मूला क्या है, बीटा का फॉर्मूला था कोवेरियंस XY डिवाइडेड बाय सिग्मा x स्क्वायर, ठीक है। और या फिर अपने कर सकते हैं कोरिलेशन इनटू सिग्मा y बाय सिग्मा x, तो वो उसका फॉर्मूला था। तो अपने फॉर्मूला को डिस्कस किए थे। फिर अपने लास्टली एक चीज़ और डिस्कस किए थे कि ये जो लाइन जो है ना, ये जो लाइन है बेस्ट फिट लाइन, ये जो पास करेगा ना, ठीक है, ये x और y के मीन के थ्रू पास करेगा। तो ये x एंड y के मीन के थ्रू अगर पास करेगा, दैट मीन्स अगर हम लोग को B0 हैट निकालना है, B0 हैट, ठीक है, तो वो अपने मॉडल से बैलेंसिंग फिगर के टाइप्स निकाल सकते हैं। ये भी मैंने डिस्कस किया था कि अपने लिख सकते हैं ना, y बार इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट इंटू x बार, ठीक है। तो x बार पता है, y बार पता है, B1 हैट फॉर्मूला से निकल गया, तो अब बैलेंसिंग फिगर से आप B0 हैट निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने तो डिस्कस कर लिया था। तो ये तो हम लोग का रिग्रेशन का बेसिक पोर्शन था। अब अपने चलते हैं कि रिग्रेशन का एडवांस पोर्शन में क्या क्या है। तो आज अपने इस चैप्टर का जो डिस्कशन है उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। डिस्कशन आज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये जो एडवांस पोर्शन है उसको आज अपने सल्टा देने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली रिग्रेशन के एडवांस पोर्शन में अपने करने के हवाले में आपको बताता हूँ। अपने ये पूरा का पूरा तीनों टेबल जो आप देख रहे हैं ना, इन तीनों टेबल में हर चीज़ को अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एवरी टर्म वी आर गोइंग टू पिकअप एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी टर्म, ठीक है। हर टर्म को डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने कुछ यहाँ पर नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। इस टॉपिक से रिलेटेड, एडवांस रिग्रेशन से रिलेटेड कुछ नोट्स बनाए हैं। तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप श्वाइजर से ही पढ़िए। मैं इन नोट्स का जो PDF का लिंक है, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF का जो लिंक है उसको डाल दूंगा। तो उस लिंक को खोल के आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो आपको दोनों को साथ साथ में पढ़ना है, इस नोट्स को भी पढ़ना है और प्लस श्वाइजर को भी पढ़ना है, जिसके आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो एकदम कॉम्प्रीहेंसिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार शुरू करते हैं। देखिए, अब अपने एक एक करके इस पूरे के पूरे टेबल को एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से टर्म्स हैं। सबसे पहले तो देखिए स्टैटिस्टिकल मेजर्स कंप्यूटेड टू चेक द गुडनेस ऑफ फिट। तो गुडनेस ऑफ फिट का मतलब क्या होता है? गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि आपका जो रिग्रेशन मॉडल आपने बनाया है, ठीक है, उसका एक्सप्लेनेटरी पावर क्या है। आपने जो रिग्रेशन मॉडल बनाया है उसका एक्सप्लेनेटरी पावर क्या है, क्या वो वेरिएशंस इन वाई को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट।
तो गुडनेस ऑफ फिट को चेक करने के लिए कुछ कुछ स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं जिनके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसी शीट में आपको मिल जाएंगे, तो मैं ये शीट वाइज जाके आपको बताते रहूँगा कि क्या क्या मेजर्स है, ठीक है, और सबका इंटरप्रिटेशन आपको बताते रहूँगा, ठीक है। और फिर आखिरी में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि अगर आपके पास कोई इंटरनेट से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, ये डेटा आपको इंटरनेट में मिल जाएगा, और फिर आपको कैसे एक समरी आउटपुट टेबल बनाना है तो वो मैं आपको डेटा एनालिसिस टूल से भी बता दूंगा लास्ट में, ठीक है। तो एक बार उस पर कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, जो मेन स्टफ है उसके ऊपर फोकस करते हैं। ओके, ना देखो, विदाउट द मॉडल द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वाई इज वाई बार, ठीक है। ये तो बहुत ही साधारण सा बात है कि भाई अगर मेरे पास कोई मॉडल नहीं है, ठीक है, तो मेरा वाई का डिपेंडेंट वेरिएबल का सबसे बेस्ट एस्टिमेट क्या है, उसका मीन, ठीक है। जैसे रिटर्न, तो एक पर्टिकुलर स्टॉक का रिटर्न क्या है भाई, इन्फोसिस के स्टॉक पे रिटर्न कैसा होता है, तो अगर मेरे पास कोई मॉडल नहीं है रिटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो एवरेज रिटर्न इन्फोसिस प्रोवाइड करता है उसी को बोलूँगा दैट इज द बेस्ट एस्टिमेट। तो विदाउट द मॉडल द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ वाई इज व्हाट, वाई बार। उसके बाद द वेरिएशंस इन एक्स सिग्निफिकेंटली एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन वाई थ्रू अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो ये तो हम लोग का पर्पस है कि भाई एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्यों बना रहे हैं, ताकि जो वाई का जो वेरिएशंस है उसके मीन से उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। उसके बाद we are trying to establish a model which provides y hat and this y hat would act as the best estimate of y, ठीक है। तो y का जो बेस्ट एस्टिमेट है ना वो y hat होगा। y hat कैसे निकलेगा, y hat मॉडल से निकलेगा, जो अपने रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं b0 hat प्लस b1 hat इंटू x, सपोज अपना एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, तो वो y hat जो निकलेगा ना दैट विल एक्ट एज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ y, ठीक है। ओके, सो दैट विल एक्चुअली हेल्प टू एक्सप्लेन द वेरिएशंस इन y, ठीक है। नाउ अब अपने कुछ टर्म्स पे आते हैं जो आपको इस शीट पे मिलेगी, ठीक है। तो ये शीट को आप एक काम कीजिएगा, ये शीट जो है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है। ये शीट मैंने कहाँ से बनाया है, कैसे मैंने डाउनलोड किया, ये डेटा इंटरनेट का जो डेटा है मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये शीट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जब आप पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप वीडियो देखेंगे वापस से, तो आप इस शीट को डाउनलोड कर लीजिएगा और फिर आप इससे मेरे साथ साथ इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ देखिए, तो सबसे पहला टर्म जो अपने एक्सप्लेन करने वाले हैं वो क्या है, वो है सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से जो मेन स्टफ है वो शुरू होने वाला है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मैं आपका पूरा का पूरा कंसंट्रेशन चाहता हूँ, अगर कंसंट्रेशन कहीं पर भी मिस हो गया तो बहुत भारी पड़ेगा आपको बाद में जाके, क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको लगेगा कि आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आपका कंसंट्रेशन यहाँ पर मस्ट है, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहला टर्म है सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, इसका मतलब होता है कि व्हाट इज द टोटल वेरिएशन ऑफ वाई अराउंड इट्स मीन। तो बेसिकली वाई का टोटल वेरिएशन क्या है उसके मीन के अराउंड। सो व्हाट इज वाई माइनस वाई बार, तो कुछ वाई बार कुछ होगा, तो व्हाट इज वाई माइनस वाई बार, टोटल वेरिएशन कितना है। तो सपोज टोटल वेरिएशन मैं अपने अंदाजे के हिसाब से बोलता हूँ 1000 है, टोटल वेरिएशन ऑफ वाई अराउंड इट्स मीन इज इक्वल टू 1000। ओके, नाउ तो आप सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का मतलब समझे, उसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है वो n-1 होता है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि कितना फ्रीडम अपने लूज कर रहे हैं जब अपने उसको कंप्यूट करते हैं ना, कंप्यूट करते हैं जब अपने मीन कंप्यूट करते हैं या फिर जब अपने स्टैंडर्ड डिविएशन कंप्यूट करते हैं तो डिवाइडेड बाय n-1 करते हैं ना, क्योंकि अपने 1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लूज कर रहे हैं। तो वैसे ही जब अपने SST कंप्यूट करेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अगर मैं सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर को n-1 से डिवाइड कर दूँ तो बेसिकली वेरिएंस ही आ गया ना, ये एक टाइप का वेरिएंस ही तो हो गया ना ये। तो इसी को बोलते हैं जब अपने ये इसका DF निकाल रहे हैं, इसका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो n-1 है। तो जैसे आप एक्सेल शीट पे देखिए, ये देखिए ये हो गया टोटल, जैसे 23 ऑब्जर्वेशंस है टोटल, इस डेटा में 23 ऑब्जर्वेशंस है, इसको बोलते हैं n, ठीक है। n इज इक्वल टू 23। अब n का मतलब अगर 23 है तो मेरा सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल कितना होगा, 23 माइनस 1, क्योंकि आई एम लूजिंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो 23 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, 22, ठीक है। उसका मेरे को SS दिया हुआ है, SS का मतलब होता है SST। तो जैसे ये जिस पे मेरा अभी कर्सर है वो SST है, जो मैं अभी आपको समझा रहा था कि व्हाट इज द टोटल वेरिएशन ऑफ वाई, व्हाट इज द टोटल वेरिएशन ऑफ वाई अराउंड वाई बार, ठीक है। टोटल वेरिएशन तो सपोज 1000, ठीक है। तो ये जहाँ पर मेरा कर्सर है दैट इज SST, ठीक है। एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है n-1। ओके, नाउ अगले टर्म में चलते हैं। अगला टर्म क्या है, अगला टर्म है सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन। सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो टोटल वेरिएशन है ना y और y बार के बीच में, y का जो टोटल वेरिएशन है फ्रॉम इट्स मीन, उसमें से कितना वेरिएशन हम लोग का रिग्रेशन मॉडल समझा पा रहे हैं, ठीक है।
तो उसमें से कितना वेरिएशन इन वाई अराउंड इट्स मीन इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन मॉडल, दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। सो द वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल, ठीक है। सो इट इज वाई हैट माइनस वाई बार, ठीक है। सो द टोटल वेरिएशन इज वाई माइनस वाई बार। उस y माइनस वाई बार में से कितना मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो सपोज y माइनस वाई बार इज 1000, y माइनस वाई बार को मैं 1000 पकड़ रहा हूँ। सो 1000 में से 800 मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं सपोज, ठीक है। तो 800 मेरा क्या हो गया, RSS हो गया, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर। तो वेरिएशन जो है ना y में, वो कितना मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज y हैट माइनस वाई बार द होल स्क्वायर, ठीक है। सपोज दिस इज 800। इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है k का मतलब क्या हुआ, k का मतलब यहाँ पर होता है स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। तो RSS मतलब कि इस रिग्रेशन मॉडल में कितना स्लोप कोएफिशिएंट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, ठीक है। सो इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो है k का मतलब क्या होता है, k का मतलब होता है स्लोप कोएफिशिएंट, नॉट द इंटरसेप्ट टर्म बट द स्लोप कोएफिशिएंट, ठीक है। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल में, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल में कितना स्लोप कोएफिशिएंट होता है, एक, क्योंकि हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना लेते हैं, एक। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा उतना स्लोप कोएफिशिएंट्स होगा। तो जैसे आप इस वापस से इस ग्राफ में देखिए, इस आउटपुट टेबल में रिग्रेशन का देखिए, यहाँ पे जो रिग्रेशन लिखा है उसके सामने DF कितना लिखा है 1, क्योंकि एक लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है। और ये उसका SS है, SS का मतलब क्या होता है RSS का मतलब क्या होता है y हैट माइनस वाई बार, ठीक है। तो टोटल वेरिएशन जो है y में, ठीक है ना, द टोटल वेरिएशन ऑफ y फ्रॉम इट्स मीन, तो उसमें से कितना मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो सपोज 1000 में से 800 मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आपको टोटल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और मतलब समझ में आया, रिग्रेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और मतलब समझ में आया, ठीक है। ये जो है वो टोटल है, ये RSS है, ये SST है। नाउ अब तीसरे टर्म में चलते हैं। तो तीसरा टर्म क्या होगा, तीसरा टर्म बेसिकली है सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर्स एरर SSE। सम ऑफ स्क्वायर्स एरर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स एरर। तो बेसिकली जैसे मैं अपने एग्जांपल में ले रहा था कि सपोज टोटल वेरिएशन ऑफ y अराउंड इट्स मीन इज इक्वल टू 1000, ओके, ठीक है। तो टोटल वेरिएशन 1000 है, 1000 में से 800 ये मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है। तो जितना अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है कितना है 200। सो ये जो 200 है वो एरर टर्म में चले जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर का मतलब क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन y एंड y हैट। तो y एंड y हैट का डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, टोटल वेरिएशन ऑफ y अराउंड y बार इज इक्वल टू 1000, the variation that is explained by the model is equal to 800. so what is the unexplained variation 200, तो 200 अपना एरर टर्म के अंदर चले जाएगा, ठीक है। सो इट इज द डिफरेंस बिटवीन y दैट इज 1000 माइनस y बार दैट इज 800, ठीक है। तो सिग्मा y माइनस वाई बार द होल स्क्वायर। इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, जैसे ये तो रेसिडुअल टर्म है ना, तो रेसिडुअल टर्म का मतलब क्या हुआ, जितना टोटल में से रिग्रेशन वाला जाएगा उसके बाद ही तो ये बचेगा। सो इट इज n माइनस k माइनस 1। तो जैसे देखिए इस ग्राफ में रेसिडुअल, ये जो रेसिडुअल दिख रहा है, तो जैसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है 23, ठीक है, जिसमें से 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने लूज किए टोटल निकालते वक्त, ठीक है। तो ये 22 आया इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, और रिग्रेशन का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो 1 है। तो रेसिडुअल का कितना बचेगा 22 माइनस 1 दैट इज 21। तो n दैट इज 23 माइनस k दैट इज 1 माइनस, ठीक है, n माइनस k माइनस 1, n माइनस k माइनस 1, क्योंकि जब अपने रेसिडुअल्स निकाल रहे तब अपने एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज कर रहे हैं ना, रेसिडुअल निकालते वक्त अपने एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम लूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला, फिर से आपको समझाता हूँ, रिग्रेशन में मैंने आपको क्या बोला, रिग्रेशन में मैंने आपको बोला कि जितना स्लोप कोएफिशिएंट होगा उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा अपना रिग्रेशन का। RSS का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा दैट विल डिपेंड अपॉन कितना स्लोप कोएफिशिएंट है। तो अभी तो एक इंटरसेप्ट टर्म भी तो बाकी है, तो जब अपने रेसिडुअल का निकाल रहे हैं तो इंटरसेप्ट टर्म भी इंक्लूड हो जाएगा। तो जैसे लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, एक स्लोप टर्म होता है और एक इंटरसेप्ट टर्म होता है। सो एक्चुअली 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर लॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर रेसिडुअल में n-2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे 23 इज द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो 23 माइनस 2 कितना होता है 21, ठीक है। तो दैट विल बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ द रेसिडुअल, ठीक है। और इसलिए मैंने आपको बोला n माइनस k, दिस इज k माइनस 1। तो जैसे यहाँ पर n माइनस 1 हो गया ना, तो n माइनस 2 हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, फिर से समझाता हूँ आपको पूरा का पूरा, ठीक है, जिससे कि कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाए। तो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का मतलब क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का मतलब होता है कि व्हाट इज द टोटल वेरिएशन ऑफ y अराउंड इट्स मीन, ठीक है। उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम। तो जैसे एक्सेल शीट में देखा आपने, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन था 23, उसमें से एक कम, दैट इज 22। उसके बाद
नेक्स्ट टर्म क्या था, नेक्स्ट टर्म था सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन। सम ऑफ स्क्वायर्स रिग्रेशन का मतलब क्या है कि आउट ऑफ द टोटल वेरिएशन, ठीक है ना, आउट ऑफ टोटल वेरिएशन हाउ मच इज एक्सप्लेन्ड बाय द मॉडल दैट इज शोन बाय द रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा के। के का मतलब क्या होता है, के का मतलब होता है नंबर ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट्स, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन में कितना स्लोप कोएफिशिएंट होता है 1, ठीक है, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा 1। तो जैसे यहाँ पर देखिए 1। फिर हम लोग ने पढ़ा किसके बारे में, फिर हम लोग ने पढ़ा सम ऑफ स्क्वायर्स एरर के बारे में। तो सम ऑफ स्क्वायर्स एरर कितना होता है, जो टोटल वेरिएशन है y में अराउंड इट्स मीन, तो उसमें से कुछ तो मॉडल एक्सप्लेन कर दे रहा है, 1000 में से 800 मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो बचा है 200 वो कहाँ जाएगा, वो एरर टर्म में जाएगा, तो उसी को बोलते हैं SSE, ठीक है। सो इट्स द डिफरेंस बिटवीन y एंड y हैट। तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है, वो रेसिडुअल है ना, तो उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा n माइनस k माइनस 1। दैट इज, अगर ये एक्सेल शीट में आप देखें तो टोटल n इज 23, k इज इक्वल टू 1, तो 23 माइनस 1 इज 22, और 22 माइनस 1 दैट इज लीनियर रिग्रेशन में अपने बोल सकते हैं कि रेसिडुअल का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा n माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर इंटरसेप्ट टर्म को भी गिन लिया गया है, ठीक है। सो एक इंटरसेप्ट और एक स्लोप टर्म, ठीक है, 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लॉस्ट, तो ये रेसिडुअल में आएगा। रिग्रेशन में केवल उतना ही आएगा जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर जितना स्लोप कोएफिशिएंट है, ठीक है। और टोटल में क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक कम, ठीक है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। 1000, 800, 200, आप ये एग्जांपल को लेके चलेंगे ना 1000, अच्छा भाई टोटल वेरिएशन जो है y से अराउंड y पर दैट इज इक्वल टू 1000। उसके बाद आप क्या बोलेंगे, उसके बाद बोलेंगे भाई रिग्रेशन मॉडल 1000 में से कितना एक्सप्लेन कर रहा है, रिग्रेशन मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है 800, तो 1000 माइनस 800 अभी कितना बचा 200, तो वो 200 किधर चले जाएगा, एरर टर्म में, ठीक है। बस आपने इतना सा छोटा सा एग्जाम्पल लिया और आपका पूरा का पूरा काम खत्म हो गया, ठीक है, कोई झंझट ही नहीं है। और उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है मैं वापस बता देता हूँ, टोटल का कितना होता है n माइनस 1, ठीक है। रिग्रेशन का कितना होता है k का मतलब क्या होता है, स्लोप कोएफिशिएंट, नंबर ऑफ स्लोप कोएफिशिएंट या फिर नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो लीनियर रिग्रेशन में कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है 1, तो उसका रिग्रेशन का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होगा 1। और उसके बाद रेसिडुअल का कितना होता है n माइनस k माइनस 1, तो n माइनस k माइनस 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन में क्या हुआ n माइनस 2, ठीक है। तो n माइनस 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेसिडुअल का हो गया, k आपका रिग्रेशन का हो गया, और n माइनस 1 आपका टोटल का हो गया, ठीक है। और ये जितना भी दिया हुआ है ना, ये तीनों, ये आपका वही है, ये आपका RSS है, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स, ये आपका SSE है, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स एरर, और ये आपका SST है, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, ठीक है। यहाँ तक तो आपको कम से कम समझ में आ ही गया होगा जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। अब ये देख रहे हैं आप, ये MS का मतलब क्या होता है, MS का मतलब होता है मीन स्क्वायर, मीन निकालना है। तो बेसिकली अगर आप किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं ना, ठीक है। आप खुद जनरल सोचो, कॉमन सेंस सोचो कि जब आप किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं एवरेज, तो उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके ही तो निकालते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जब यहाँ पर इसका एवरेज निकाल रहे हैं तो इसके DF से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो यू हैव टू डिवाइड इट विद द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जैसे देखिए रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर कितना है 2819.732 मेरे एग्जाम्पल में, ठीक है, और उसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 से, तो कितना आया मेरा मीन, इतना ही आया, ठीक है। तो उस सब के DF से आपको डिवाइड करना है। जैसे अगर आपको रेसिडुअल का मीन स्क्वायर्ड एरर निकालना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 273.223 को डिवाइड करना पड़ेगा आपको 21 के साथ, ठीक है, तो आपका आ जाएगा, ओके। तो ये हो गया आपका मीन। तो यहाँ तक आप समझे, ये वाला पूरा पार्ट समझ गए, ये वाला पूरा पार्ट समझ गए, ये वाला पूरा पार्ट समझ गए, ठीक है। नाउ अब अपने चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक मैंने आपको 2-3 चीज़ें समझाई है, उसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने आते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, तो ये देखिए, ये जो है ना, ये R², इस R² को अपने बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन R² को बोला जाता है। और ये जो मल्टीपल R आप देख पा रहे हैं दैट इज द कोरिलेशन। तो x और y के बीच में कोरिलेशन कितना है 0.95, और कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कितना है 0.91। तो बेसिकली R का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा, ठीक है। R का ये जो R है कोरिलेशन है, तो कोरिलेशन का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये R² जैसे यहाँ पर तो लिखा हुआ भी है R², ठीक है ना, तो आप देख के समझ सकते हैं। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू कोरिलेशन का स्क्वायर ओनली इन लीनियर रिग्रेशन। क्यों? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन में खाली एक ही वेरिएबल होता है, ठीक है। जब अपने मल्टीपल रिग्रेशन करेंगे तब अपने एडजस्टेड R² के बारे में पढ़ेंगे, और तब जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होगा ना, वो कोरिलेशन का स्क्वायर नहीं होगा,
ये जो चीज़ है अपनी डिटेल में मल्टीपल रिग्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार समझते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एक्चुअली होता क्या चीज़ है। ये जो 0.91 दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डू राइट नाउ। बाकी सब तो बात का बात है, अगले चैप्टर्स में भी कवर हो जाएगा, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसका इंटरप्रिटेशन समझें। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ये दिखाता है कि व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ योर मॉडल, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ योर मॉडल, व्हाट इज़ द एक्सप्लेनेटरी पावर ऑफ योर मॉडल। तो बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब ये होता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन इन वाई फ्रॉम इट्स मीन, ठीक है, हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन ऑफ वाई फ्रॉम इट्स मीन इज एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन मॉडल, ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज द वेरिएशन इन वाई दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो बेसिकली द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो सपोज टोटल वेरिएशन कितना था मेरे एग्जाम्पल में 1000 में से मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा है 800, सो 800 बाई 1000 अगर अपने कर देंगे तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन निकल जाएगा, ठीक है। उसका एक और फॉर्मूला आ गया, व्हाट इज द फॉर्मूला, रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स डिवाइडेड बाय द टोटल, RSS डिवाइडेड बाय SST। समझ में आ रहा है? वापस से समझाता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का मतलब क्या होता है कि व्हाट द वेरिएशन इन वाई, द टोटल वेरिएशन इन वाई, ठीक है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितना परसेंटेज एक्सप्लेन करता है। मतलब टोटल वेरिएशन इन वाई वाज 1000 इन माय एग्जांपल, ठीक है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू 1000, उसमें से मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा था, मॉडल वाज एक्सप्लेनिंग 800, तो कितना परसेंटेज एक्सप्लेन कर रहा था, परसेंटेज कितना है 800 बाई 1000, ठीक है। तो उसी का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। तो सपोज मेरे इस मॉडल में, जैसे मेरा इस मॉडल का जो R² है दैट इज 91%, तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेटरी पावर है, ठीक है। तो 91% का सिग्निफिकेंस क्या होगा, एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि 91% of the variation in the dependent variable is explained by the independent variable, कि भाई 91% तो हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाकी का जो गया वो गया आपके एरर टर्म में, ठीक है। 91% of the total variation in y is explained by the regression model, ठीक है, is explained by the independent variable। तो दैट इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछ सकता है। तो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। एंड जैसे कि मैं आपको सबसे पहले बोला था कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज R² ओनली इन लीनियर रिग्रेशन, नॉट इन मल्टीपल रिग्रेशन, उसको आपको याद रखना है। और इसका एक और फॉर्मूला क्या होगा, इसका एक और फॉर्मूला हो गया RSS, दिस वन RSS डिवाइडेड बाय SST, ठीक है। तो मतलब SST कितना है, जैसे यहाँ पर टोटल है 3092.95, उसमें से मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा है 2819.73, तो 2819.73 को अगर मैं इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन ही तो निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप इस रिलेशनशिप को देख पा रहे हैं, 3092 इज द टोटल, उसमें से मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है 2819, तो बाकी का अनएक्सप्लेन्ड किधर गया 273, वो गया आपके रेसिडुअल में, ठीक है। तो कितना परसेंटेज मॉडल एक्सप्लेन कर पा रहा है, दैट इज 2819 डिवाइडेड बाय 3092, ठीक है। बहुत ही इजी स्टफ है, ठीक है ना। अभी तक बहुत ही स्मूथ जा रहा हूँ, बहुत ही इजी, बहुत ही डिटेल में जा रहा हूँ, बहुत ही टाइम स्पेंड करके जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको सब चीज़ समझ में आना चाहिए, ओके। अब अपने अगले टॉपिक में बढ़ते हैं। अगला चीज़ है, अगला टर्म है स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, SEE, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। तो बेसिकली स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, अभी तक मैं पढ़ रहा था सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, अभी मैं पढ़ाया था आपको सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर्स, ठीक है, ये था सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर। अभी अपने पढ़ रहे स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब होता है द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एरर टर्म। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एरर टर्म इज कॉल्ड व्हाट, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एरर टर्म इज कॉल्ड स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द एरर टर्म, ठीक है। तो बेसिकली उसका फॉर्मूला क्या होगा, SEE इज इक्वल टू सिग्मा y माइनस वाई हैट द होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ये अपना एरर टर्म है, डिवाइडेड बाय n-2, ये 1 नहीं है, ये 2 है, ठीक है ना। दिस इज n-2, क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बता रहा था कि जो रेसिडुअल होता है लीनियर रिग्रेशन में उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है, n-2 होता है ना, n-k-1, तो n is 23, n-1 इज इक्वल टू 22, 22 - 1 इज इक्वल टू 21, तो कितना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हुआ, n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, तो इसलिए उसको डिवाइड करेंगे n-2 के साथ, ठीक है, n-2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। सो बेसिकली दिस पार्ट, ये जो ऊपर न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर ही तो है। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया कि सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर कितना होता है, यही तो होता है। तो सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर रूट ओवर सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर डिवाइडेड बाय n-2, एंड दैट इज नथिंग बट रूट ओवर MSE,
तो रूट ओवर MSC का मतलब क्या हो गया, यही वाला तो पार्ट हो गया, ये जो आप देख रहे हैं यही तो हो गया, ठीक है। ओके, तो ये आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट का मतलब होता है, जैसे ये तो आपका MSC है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ जिसपे मेरा कर्सर है, दैट इज मीन स्क्वायर्ड एरर। मीन स्क्वायर्ड एरर का अगर आप रूट कर देंगे ना, अगर रूट कर देंगे, क्योंकि आप एक सिंपल सा बात समझिए, जब अपने वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, रूट ओवर करके। तो वैसे ही यहाँ पर इस फॉर्मूला में मीन स्क्वायर्ड एरर जो आपका आया हुआ है उसका अगर आप रूट कर देंगे तो आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन। इट इज नथिंग बट एरर टर्म का स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो एरर टर्म का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का एकदम ईजी फॉर्मूला क्या हुआ, एकदम ईजी फॉर्मूला हुआ कि आपको ये दिया हुआ है, आपके आउटपुट टेबल में क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है, इसका रूट ओवर कर देंगे तो आपका स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टैंडर्ड एरर आ गया, ठीक है। ओके, नाउ तो अभी तक आपको समझ में आया होगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट समझ में आया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको समझ में आया, फिर आपको RSS का मतलब समझ में आया, आपको SST का मतलब समझ में आया, आपको SSE का मतलब समझ में आया। तो अभी तक मैंने कौन कौन से टर्म्स कवर कर दिए, ये 1 2 3 ये कवर कर दिया है, पूरा का पूरा ये वाला पार्ट कवर कर दिया है। उसके बाद मैंने R² को कवर कर दिया है, ठीक है। R² के बाद मैंने स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट को कवर कर दिया है, ठीक है। तो मैंने सब चीज़ को यहाँ पे कवर किया है अभी तक, ठीक है। तो अभी तक तो मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आगे क्या है देखते हैं। तो एक बार मैं श्वाइजर में आता हूँ, जो श्वाइजर है उसमें आता हूँ। देखो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग द टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल वेरिएबिलिटी ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल का मतलब क्या होता है, द टोटल वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जो मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। फिर रिग्रेशन सम ऑफ स्क्वायर्स क्या होता है, मेजर्स द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जैसे ये 800 है, इफ दिस वाज 1000 दिस इज 800, ठीक है, सपोज मेरे एग्जांपल में। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर्ड एरर, तो ये वाला देख सकते हैं जो मैंने आपको समझाया था, मेजर्स द अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। इट इज ऑल्सो नोन एज सम ऑफ स्क्वायर्ड रेसिडुअल्स और द रेसिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। ओके, फिर देखो जो टोटल वेरिएशन होता है दैट इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन प्लस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। जैसे मेरे एग्जांपल में 1000 इज इक्वल टू 800 प्लस 200, राइट। तो 800 क्या था, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, 200 क्या था, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। सो 800 प्लस 200 मिला के ही तो 1000 होगा ना, ठीक है। तो वो 1000 का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया। देखो SST इज इक्वल टू RSS प्लस SSE, ठीक है। नाउ ये डायग्राम को देखो एक बार, ये डायग्राम को देखो, ये बेस्ट फिट लाइन है, ये आपका B0 है, ठीक है ना, ये B0 है, ये पूरा का पूरा बेस्ट फिट लाइन आपको दिख रहा है। ये बेस्ट फिट लाइन पे जो है दैट इज y हैट, ठीक है, ये y हैट है। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है आप जानते हैं, उसको अपने एरर टर्म बोलते हैं। नाउ सपोज ये करो कि ये y बार है, ठीक है, ये जो y बार है, ये जो क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया हुआ है, ये y बार है। तो y बार और सपोज ये यहाँ पर y है, तो y बार और y के बीच में जो डिफरेंस है, ठीक है, y बार और y के बीच में जो डिफरेंस है उसको अपने क्या बोलते हैं, SST बोलते हैं। अब SST को दो वे से निकाला जा सकता है, ठीक है। एक तो है जो मॉडल एक्सप्लेन कर रहा है, तो मॉडल कितना एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, दैट इज y हैट माइनस y बार दैट इज इक्वल टू RSS। देखो ये डायग्राम कितनी अच्छी से समझा रहे हैं। और बाकी का जो ये वाला पार्ट है ये अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, तो ये कहाँ चला गया, SSE में चला गया। तो SST इज इक्वल टू RSS प्लस SSE, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ओके, तो मैंने आपको सब चीज़ समझा दी। अब देख लो यहाँ पे एनोवा टेबल, तो एनोवा टेबल इज नथिंग बट दिस टेबल ओनली। ये पूरे के पूरे टेबल को अपने एनोवा टेबल बोलते हैं। एनोवा का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। नाउ देख लो यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन, रिग्रेशन, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना है 1, ठीक है। मैंने आपको समझाया था k होता है। नाउ सम ऑफ स्क्वायर्स क्या है, RSS, मीन क्या है, RSS डिवाइडेड बाई k, क्यों RSS डिवाइडेड बाई k, क्यों, क्योंकि अपने मीन निकाल रहे हैं ना, तो मीन निकाल ले तो मैंने आपको क्या बोला था, उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर देना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अपने देखते हैं एरर। एरर का मतलब क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड, उसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो n-2 दैट इज नथिंग बट n-k-1, ठीक है। और इसका सम क्या है SSE, और MSC कितना है SSE डिवाइडेड बाय n-2, ठीक है। ओके, और इसी का अगर अपने रूट ओवर कर देंगे तो अपना स्टैंडर्ड एरर आ जाएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट, ठीक है। और टोटल का डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है n-1, और उसका टोटल क्या है SST। तो जो टेबल मैं आपको पूरा का पूरा अभी बता रहा था वही टेबल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ देखो k इज द नंबर ऑफ स्लोप पैरामीटर्स। देखो स्लोप पैरामीटर्स मैंने आपको बोला था, स्लोप पैरामीटर्स एस्टिमेटेड एंड n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इन जनरल द रिग्रेशन df इज इक्वल टू k and the error df is equal to n minus k minus 1,
because we are limited to simple regressions in this topic review, we use k is equal to 1 for the regression df and n minus 1 that is equal to n minus 2 for the error df. तो जो मैं आपको समझा रहा था वही यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर अपने चलते हैं आर स्क्वायर एंड एस ई में, ठीक है। तो देखो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, टोटल वेरिएशन दैट इज एस एस टी माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन दैट इज एस एस ई डिवाइडेड बाय द टोटल वेरिएशन। अरे दिस माइनस दिस इज 1000, दिस इज 200, तो 1000 माइनस 200 का मतलब क्या हुआ 800 ना, ठीक है। तो 800 डिवाइडेड बाय 1000, 800 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, ओके। एस ई ई इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द रिग्रेशन एरर टर्म्स। तो देखो रूट ओवर एम एस सी और रूट ओवर एस एस सी डिवाइडेड बाय एन माइनस 2, ठीक है, जो भी आप पकड़ लो ना, ठीक है। तो आपको यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस जो एनोवा वाला टेबल है, ये टेबल में अभी तक ये चीज़ बाकी है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा बाकी है। तो ये पार्ट अभी अपने नहीं छेड़ेंगे, ये लास्ट में आएगा, ठीक है। ये पार्ट अपने क्लियर कर चुके हैं अभी तक, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, इसमें अपने बहुत टाइम स्पेंड किया है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज का लिस्ट बनाया है जो आपको इस टेबल से ही मिल जाएगा, ये टेबल से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, देखो सबसे पहले तो टी स्टैटिस्टिक ऑफ आर। तो बेसिकली जब अपने कोरिलेशन एलओएस ए बी एंड सी कर रहे थे, तो एलओएस सी में जब अपने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टेस्ट कर रहे थे, तब वहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला आया था टी स्टैटिस्टिक का। क्या वो फॉर्मूला था, दैट वाज आर दैट इज द कोरिलेशन इनटू रूट ओवर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। तो वो जो टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला था कोरिलेशन के लिए, वही टी स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है B1 हैट का, ठीक है। देखो यहाँ मैं आपको टेबल से दिखाता हूँ, ये जो टी स्टैटिस्टिक आपको दिख रहा है ना, ये वाला जहाँ पर मेरा कर्सर है, दिस फॉर्मूला एंड वो जो फॉर्मूला अपने कोरिलेशन में यूज़ किए थे, वो दोनों फॉर्मूला सेम है। मतलब कि वो जो अपने फॉर्मूला यूज़ किए थे उससे इसका भी आंसर निकल सकता है। ये जो टी स्टैटिस्टिक का कॉलम आप देख रहे हैं, इसमें जो B1 का टी स्टैटिस्टिक है, ठीक है ना, B1 हैट का टी स्टैटिस्टिक है, वो उस फॉर्मूला से भी निकल सकता है। तो बेसिकली बस ये एक याद रखने का चीज़ है, ठीक है ना, कि अगर चुटकुला सा सम फेंक दिया एग्जाम में तो अपने कर पाए। वैसे इसका कोई टेस्टेबिलिटी मेरे को नहीं लगता है कि होगा, लेकिन फिर भी बस एक बार याद रख ले कि टी स्टैटिस्टिक ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, जो r इंटू रूट ओवर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर अपने कर रहे थे, दैट इज इक्वल टू द टी स्टैटिस्टिक ऑफ B1 हैट, ठीक है ना। वैसे B1 हैट का जो टी स्टैटिस्टिक है उसका एक अलग फॉर्मूला है, लेकिन वो इससे भी निकल सकता है, इसका टी स्टैटिस्टिक से भी वो निकल सकता है। मैं बस आपको ये बोलना चाहता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये पहला इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ जिसको बस आपको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज की मैं तो बोलूँगा कि एक लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है। जब भी आप ऐसे टॉपिक्स पढ़ते हैं जिसमें वो फार्मूला हैवी होता है, तो एक शीट लेकर जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा बाद में, सीधा फार्मूलाज को देखा और यू आर रेडी इन योर माइंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू RSS बाई SST, ये तो अपने कर चुके हैं। MSS द मीन स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू SS बाई DF। तो मैंने आपको बोला था कि मीन निकालना है तो उसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दीजिए। और ये वाला जो फॉर्मूला है ना F स्टैटिस्टिक का, ये वाला अपने बाद में करेंगे, ठीक है। जब अपने F टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे तब अपने F स्टैटिस्टिक का पूरा चीज़ जब देखेंगे तब ये फॉर्मूला कर लेंगे। तो अभी ये फॉर्मूला काम करनी है। तो ये 3 फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। चौथे वालों को एक बार छोड़ दीजिए, मैंने बस इसको लिख के रखा है, ठीक है, इस पर अपने बाद में आएंगे ना। अब अपने चलते हैं LOS-G के अंदर। ये सबसे इंपॉर्टेंट LOS होने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट LOS ऑफ दिस चैप्टर एंड इफ यू कॉन्कर दिस LOS, अगर आप ये LOS को कॉन्कर कर लेते हैं, ठीक है, तो आपका मल्टीपल रिग्रेशन वाला चैप्टर भी बहुत ईजी बन जाएगा। इट विल बी एक्सट्रीमली ईजी, ठीक है ना, एक्सट्रीमली मतलब एक्सट्रीमली ईजी। तो ये LOS मतलब इट इज़ टू बी लर्नड, इट इज़ टू बी अंडरस्टूड। कॉन्सेप्ट इसका आपको समझना ही पड़ेगा, और इसका कॉन्सेप्ट कुछ हद तक तो मैं आपको समझा भी चुका हूँ पहले, ठीक है। तो एक बार देखते हैं ना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का टेस्टिंग, मतलब कि यहाँ पर अपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने वाले हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्ट इन सब का ज़रूरी क्यों है? सबसे पहली बात तो कोई भी चीज़ करने से पहले वो ज़रूरी क्यों है, उसका क्या मतलब है, वो समझना बहुत ज़रूरी है, उसका मोटिव समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स का जो टेस्टिंग है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स क्या होता है, बेसिकली इंटरसेप्ट का कोएफिशिएंट, स्लोप का कोएफिशिएंट, उसको टेस्ट करना है अपने को। तो वो टेस्ट करना ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने एक रिग्रेशन मॉडल बनाया। हमने जो रिग्रेशन मॉडल बनाया वो कुछ सैम्पल डेटा लेके बनाया होगा। तो सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन डेटा में डिफरेंसेस होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको सैम्पल और पॉपुलेशन समझना है ना, तो आप एक एग्जांपल लीजिए। सपोज एक केक है, केक, ठीक है ना, बर्थडे केक होता है ना केक। तो सपोज एक केक है, तो केक, द होल केक इज कॉल्ड द पॉपुलेशन।
फॉर एग्जाम्पल होल केक इज कॉल्ड द पॉपुलेशन। अब अगर उस केक को आपको खाना है तो आप पूरा का पूरा बड़ा सा केक एक बार में तो मुंह में नहीं ले लेंगे ना, आप उस केक का छोटा छोटा टुकड़ा करेंगे, ठीक है, और फिर प्लेट में डालकर सबको देंगे जिससे सबको उस केक को खा सके। तो वो जो छोटा छोटा टुकड़ा है वो होता है सैंपल, ठीक है। तो ऐसा मैं 10 टुकड़ा बना सकता हूँ, उस केक का मैं 20 टुकड़ा बना सकता हूँ, मैं उस केक का 100 टुकड़ा भी बना सकता हूँ अगर छोटा 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 करके काटूंगा तो, ठीक है। तो एक पॉपुलेशन से आप कई सैंपल्स निकाल सकते हैं, मेरा मतलब ये है, ठीक है। तो आपने एक पर्टिकुलर सैंपल को लेके टेस्ट किया होगा, ठीक है, आपने एक पर्टिकुलर सैंपल को लेके रिग्रेशन मॉडल बनाया, ठीक है। तो अगर आपने एक पर्टिकुलर सैंपल को लेके रिग्रेशन मॉडल बनाया तो ये हो सकता है ना कि सैंपल में जो आपने रिग्रेशन मॉडल बनाया उसका जो कोएफिशिएंट्स है, उसका जो इंटरसेप्ट टर्म और स्लोप टर्म का जो कोएफिशिएंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपको अलूफनेस लग रहा है तो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों की, ठीक है ना। तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो ये जो कोएफिशिएंट्स है, तो अगर बेसिकली ये कोएफिशिएंट सैंपल में, चलो ठीक है, ठीक है, ये सब सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हुआ कि हाँ मेरा मॉडल ठीक है क्योंकि ये कोएफिशिएंट का कुछ वैल्यू आ रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि जो पॉपुलेशन कोएफिशिएंट है, पॉपुलेशन इंटरसेप्ट का कोएफिशिएंट, पॉपुलेशन स्लोप कोएफिशिएंट, हो सकता है कि वो 0 आ रहा हो। तो बेसिकली आपका सैंपल में तो ठीक है, आपने सपोज 6 का अलग अलग सैंपल ले लिया, उन सारे सैंपल्स में आपका जो स्लोप कोएफिशिएंट, इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट जो है वो वैलिड है, वो सिग्निफिकेंट है। लेकिन आपका जो पॉपुलेशन स्लोप कोएफिशिएंट और पॉपुलेशन इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है वो शायद सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, वो सपोज 0 आ रहा है। तो अगर वो 0 आया तो आपका तो मॉडल इनसिग्निफिकेंट हो गया ना। तो बेसिकली आप ये कभी भी नहीं चाहते कि आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, पैरामीटर्स का मतलब क्या हुआ, B0 हैट एंड B1 हैट, ठीक है। तो आपका जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है ना वो 0, आप चाहते हैं कि वो सिग्निफिकेंट हो। तो उसी का सिग्निफिकेंस को आपको टेस्ट करना पड़ता है, आपको एक हाइपोथेसिस टेस्ट रन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस हाइपोथेसिस टेस्ट जो अपने अभी करने वाले हैं, जो अपने LOS-C में किए थे ना कोरिलेशन के लिए, जहाँ पर अपने क्या करना चाह रहे थे, अपने पॉपुलेशन कोरिलेशन का कोएफिशिएंट का पता लगाना चाह रहे थे, इज इट सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 और नॉट। तो यही चीज़ हम लोग को यहाँ पर भी करना है। तो वहाँ पर जो मैंने डिसीजन रूल्स आपको बताया था, वहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बताया था वो चीज़ यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इसका राइटअप क्या है, ठीक है। ओके, देखो ये मॉडल है y हैट इज इक्वल टू B0 हैट प्लस B1 हैट इंटू x, ठीक है। नाउ ये तो एक्चुअली एक सैंपल से आया है, हम लोग को तो पॉपुलेशन के बारे में पता नहीं है। तो हो सकता है कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है वो इनसिग्निफिकेंट है, तो हम लोग को टेस्ट करना है। तो एक पर्टिकुलर पैरामीटर को अपने टेस्ट करेंगे। सपोज B0 हैट को टेस्ट किया, B1 हैट को टेस्ट किया। तो बेसिकली ये देखो, अगर अपने पॉपुलेशन रिग्रेशन इक्वेशन लेंगे, सो दैट विल बी y हैट इज इक्वल टू B0 प्लस B1 इंटू एक्स। कैपिटल B0 लिखा है मैंने स्मॉल नहीं लिखा है, मैंने कैपिटल B0 लिखा है, वो भी हैट नहीं लिखा है मैंने, ठीक है। तो ध्यान से देखना, दिस इज B0, कैपिटल B0 प्लस कैपिटल B1 इंटू एक्स, ठीक है। तो अगर अपने लेमन टर्म्स में बोले, ठीक है, तो this B0 hat is the best estimate of the capital B0, this B1 hat is the best estimate of the capital B1। फिर से this B0 hat is the best estimate of population B0, this sample B1 hat is the best estimate of the population B1। लेकिन हो सकता है ना कि ये एस्टिमेट गलत हो सकता है ना कि आपका जो पॉपुलेशन का ये दोनों जो पैरामीटर्स है वो इनसिग्निफिकेंट हो। तो आपको उसका सिग्निफिकेंस के लिए, क्या वो सिग्निफिकेंट है, क्या मेरा मॉडल सिग्निफिकेंट है, अगर मेरे मॉडल के पैरामीटर सिग्निफिकेंट होंगे तभी तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि मेरा मॉडल जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो मेरे को तो सबसे पहले टेस्ट करना होगा कि मेरा पैरामीटर सिग्निफिकेंट है कि नहीं। तो उसको टेस्ट करने के लिए अपने हाइपोथेसिस रन करते हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब चलता हूँ टेस्टिंग के अंदर कि कैसे अपने टेस्ट करते हैं, हाउ टू डू द टेस्ट, ठीक है। तो इसमें 2 टाइप का टेस्ट होता है, एक तो होता है स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। फिर से बोलता हूँ, एक होता है स्टैंडर्ड टेस्ट और एक होता है नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है ऐसा टेस्ट जिसमें तो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है वो 0 है। हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू 0 अगर है तो दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड टेस्ट, और अगर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू नॉन 0 है तो उसको अपने बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, तो जिस चीज़ में अपने हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो वैल्यू सपोज 0 है, जैसे यहाँ पर 0, तो उसको अपने बोलते हैं स्टैंडर्ड टेस्ट। और अगर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू नॉन 0 हुआ तो अपने उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया। नाउ अब अपने एक केस देखते हैं। देखो, टेस्ट वेदर द इंटरसेप्ट टर्म इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0।
तो हम लोग को तो यही टेस्ट करना है ना कि बेसिकली वो जीरो नहीं आना चाहिए, जो मेरा पॉपुलेशन पैरामीटर है उसका जो कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं आना चाहिए, भले ही मेरा सैम्पल्स का कितना ही पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ना आ रहा, ठीक है, पॉपुलेशन का जीरो नहीं आना चाहिए, वो सिग्निफिकेंटली डिफरेंट आना चाहिए जीरो से। तो बेसिकली यहाँ पर मेरा केस क्या होगा, ये जो मैंने स्मॉल b0 लिखा है ना, ठीक है, ये गलत है, ठीक है, ये जो मैंने स्मॉल b0 लिखा है फिर से बता रहा हूँ ये गलत है, कैपिटल B0 होगा, क्योंकि अपने टेस्टिंग किसका कर रहे हैं, पॉपुलेशन का कर रहे हैं ना। जैसे अपने LOS-C में कोरिलेशन का टेस्टिंग कर रहे थे तो वो पॉपुलेशन कोरिलेशन का टेस्टिंग था, वैसे ही यहाँ पर पॉपुलेशन पैरामीटर का टेस्टिंग हो रहा है, और पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो कैपिटल B0 इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो मैं चाहता हूँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ आपको, जो मैं चाहता हूँ वो मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो गया, और उसका उल्टा जो है वो मेरा नल हाइपोथेसिस हो गया। तो नल हाइपोथेसिस क्या हो गया यहाँ पे, मेरा कैपिटल B0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मेरा ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली यहाँ पर अपने को करना क्या है, यहाँ पर अपने को क्या करना है, यहाँ पर अपने को B0 को रिजेक्ट करना है, H0 को रिजेक्ट करना है, ठीक है, H0 को हम लोग को रिजेक्ट करना है, ठीक है ना। तो अगर अपने को H0 को रिजेक्ट करना है, ठीक है, अगर अपने को H0 को रिजेक्ट करना है तो अपने कैसे करेंगे, H0 को रिजेक्ट करने के लिए अपने क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वो अपने पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार एक काम करते हैं, थोड़ा सा मैं एक चीज़ अब ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं आपको उसी समय वापस ले जाता हूँ जब अपने कोरिलेशन पढ़ रहे थे, तो मैं उसी समय आपको वापस ले जाता हूँ, ठीक है। तो कोरिलेशन में अपने क्या किए थे, कोरिलेशन में जब अपने पॉपुलेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट का टेस्टिंग कर रहे थे तो अपने वहाँ पर टी टेस्ट यूज़ किए थे। तो टी टेस्ट यूज़ करते वक्त मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आपको टी स्टैटिस्टिक निकालना है, टी स्टैटिस्टिक के बाद उसको टी क्रिटिकल से कंपेयर करना है, ठीक है। टी क्रिटिकल से कंपेयर करते वक्त मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रूल बताया था कि अगर जो टी स्टैटिस्टिक है वो अगर टेल्स में लाई करता है तो आपका नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और अगर वो बॉडी में लाई करता है तब आपका नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर टेल्स में लाई करता है तो रिजेक्ट होगा, अगर बॉडी में लाई करता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया था। तो ये सेम चीज़ यहाँ पर भी लागू होने वाला है, ठीक है, कि वही हम लोग को एक टू टेल्ड टेस्ट करना पड़ेगा, टी टेस्ट करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। तो टी टेस्ट में अपने को टी क्रिटिकल निकालना पड़ेगा, टी स्टैटिस्टिक निकालना पड़ेगा, बस इसका जो तरीका है ना, टी स्टैटिस्टिक निकालने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये फर्स्ट केस आपको समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट केस देखते हैं, टेस्ट वेदर द इंटरसेप्ट टर्म इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव। तो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, वन टेल टेस्ट है कि टू टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है, इट इज़ अ राइट टेल टेस्ट, क्योंकि अपने क्या चाहते हैं कि इट इज सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव, अपने जो चाहते हैं उसके ऊपर कौन सा टेस्ट है वो डिटरमाइन होता है, ठीक है। तो अपने क्या चाहते हैं कि ये पॉजिटिव हो, सो B0 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और इसका नल हाइपोथेसिस कितना होगा, लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा, उल्टा इज इक्वल टू नल हाइपोथेसिस, सो इट इज अ राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है, वेर टी क्रिटिकल इज इक्वल टू टी अल्फा कॉमा n-2। यहाँ पर तो जैसे देखिए, सॉरी ये मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर तो जैसे देखिए, यहाँ पर टू टेल टेस्ट है, ये एक टू टेल टेस्ट है। तो टू टेल टेस्ट में अगर 95% आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो 5% सिग्निफिकेंस लेवल है, तो 2.5 पर टेल में, तो हम लोग अल्फा बाई 2 करते हैं, ठीक है। जब अपने टी क्रिटिकल निकालते हैं तब अपने अल्फा बाई 2 करते हैं, लेकिन जब अपने यहाँ पर एक राइट टेल टेस्ट कर रहे हैं तब तो अपने क्या बोलना चाह रहे हैं कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल, 5% सिग्निफिकेंस लेवल, मतलब कि वो एक ही साइड का हुआ ना, क्योंकि अपना टेस्ट तो राइट टेल्ड है। तो यहाँ पर हम लोग को अल्फा बाई 2 नहीं करना है, अल्फा पे ही लेना है, ठीक है ना। अल्फा मतलब 5%, तो 5% की सही चेक करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास में, ठीक है। तो ये आपका राइट टेल टेस्ट में एक इंपॉर्टेंट बात था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। केस 3 क्या होगा, टेस्ट वेदर द इंटरसेप्ट इज सिग्निफिकेंटली नेगेटिव। तो सिग्निफिकेंटली नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टेल टेस्ट, सिग्निफिकेंटली नेगेटिव का मतलब हुआ लेफ्ट टेल टेस्ट। तो यहाँ पर हम लोग को लेफ्ट टेल्ड टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये B0 लेस देन 0 और उसका उल्टा क्या हो जाएगा, B0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो यहाँ पर अगेन इट्स अ वन टेल टेस्ट, तो हम लोग को अल्फा बाई 2 नहीं करना है, हम लोग को अल्फा ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल मैंने एकदम डिटेल में समझा दिया है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि 3 मेथड होता है, ठीक है, 3 मेथड होता है इस हाइपोथेसिस टेस्ट को करने का, और मैं इस टेबल से ही आपको बता दूंगा कि कैसे, मैं आपको एक ऐसा ट्रिक्स बताऊंगा, मैं आपको ऐसा ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि कैसे बिना कुछ किए ही आप जान सकते हैं कि आपको नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है कि एक्सेप्ट करना है, ठीक है। बिना कुछ किए आप जान सकते हैं, तो देखिए कितना मज़ा आने वाला है। बिना कुछ किए सिर्फ टेबल देख के ही आप जान सकते हैं कि आंसर क्या होने वाला है,
ठीक है। तो एकदम अब ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टफ है। देखो देखो 3 मेथड क्या है। सबसे पहला मेथड है पी वैल्यू मेथड। तो बेसिकली पी वैल्यू सैम्पलिंग एंड हाइपोथेसिस में लेवल 1 में भी था। पी वैल्यू का मतलब क्या होता है? पी वैल्यू का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। अब यहाँ पर आप मेन एम को मत भूलना। मेन एम हम लोग का ये है कि हम लोग को नल हाइपोथेसिस ये H0 को रिजेक्ट करना है, ठीक है। हर केस में क्योंकि अपने क्या चाहते हैं, अपने ये चाहते हैं कि जो पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन पैरामीटर्स है, उनका जो कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट हो, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं हो। तो अगर वो सिग्निफिकेंट हो तो यहाँ पर तो इसको हम लोग को रिजेक्ट करना होगा ना, नल हाइपोथेसिस को। तो एक बात तो आप हमेशा याद रखो कि हम लोग को यहाँ पर बायस फ्रेम करना है। अब वो बायस का बात आ गया जो मैं आपको LOS A B and C में बात कर रहा था। मैंने आपको बोला था ना कि आपको बायस बनाना पड़ेगा कि कब H0 को रिजेक्ट करना है, कब एक्सेप्ट करना है। तो अब यहाँ पर बायस बनाओ। इस चैप्टर में तो हर जगह ही आपको H0 को रिजेक्ट ही करना है, ठीक है। याद रख लो, इसको अपने गठन में डाल लो, इसको बांध के रख लो, पेपर पे लिख लो, जो कुछ भी कर लो, आपको करना है जो कर लो, ठीक है। आपको इस चैप्टर में हर जगह नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है। मेरे साथ साथ बोलिए, आपको इस चैप्टर में नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, क्योंकि हर जगह अभी तक तो रिजेक्ट ही कर रहे हैं और आगे भी रिजेक्ट ही करना है। इस चैप्टर में तो कम से कम रिजेक्ट ही करना है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट टर्म का देखेंगे, रिजेक्ट करना है। स्लोप टर्म का देखेंगे, रिजेक्ट करना है। एफ टेस्ट देखेंगे, रिजेक्ट करना है। तो आप अपने मन में बैठा लीजिए कि इन सब चीज़ों के लिए हमेशा मेरे को नल हाइपोथेसिस को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, ठीक है। ओके, और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कब होगा? जब आपका जो स्टैटिस्टिक का वैल्यू है वो कहाँ आएगा? टेल्स में आएगा कि बॉडी में आएगा? टेल्स में आएगा। अगर वो सिग्निफिकेंस रीजन में चला गया तब क्या होगा? रिजेक्ट होगा, ठीक है। नाउ इसका 3 मेथड है। 3 मेथड के बारे में मैं क्या बात कर रहा था? सबसे पहला तो पी वैल्यू वाला मेथड। पी वैल्यू का मतलब क्या होता है? पी वैल्यू का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एट विच द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। फिर से, P value is that level of significance at which the null hypothesis is rejected। तो बेसिकली हम लोग को P वैल्यू को कंपेयर करना पड़ता है अल्फा से। तो इसमें ट्रिक क्या है, मैं आपको अब ट्रिक बताने वाला हूँ। फर्स्ट ट्रिक आप नोट करके रख लो इसको, एग्जाम में अगर काम नहीं आया ना तो मेरा नाम बदल देना आप लोग, ठीक है। आपको क्या ट्रिक लगाना मैं आपको बोलता हूँ। अगर आपके सम में आपको दिखता है कि P वैल्यू बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा मतलब बहुत ही छोटा, किससे कंपेयर कर रहे हैं? किससे छोटा? इस सिग्निफिकेंस लेवल से छोटा। सिग्निफिकेंस लेवल से अगर बहुत ही छोटा है, ठीक है, तब आप ऑटोमेटिकली जान जाना कि आपको H0 को रिजेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर आप देखो, ये जो सिग्निफिकेंस F है ना, या फिर यहाँ देखो, ये जो P वैल्यू ना, ठीक है, ये जो P वैल्यू आपको दिख रहा है, इंटरसेप्ट का जो P वैल्यू कितना दिख रहा है आपको? ये देखो E टर्म्स में चला गया है, E टर्म्स में गया है, E में। तो ये देख रहे हैं आप कितना छोटा है, कितना मिनिस्क्यूल वैल्यू है ये। तो मैं आपको बोल रहा था पी वैल्यू का मतलब होता है दैट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जिसमें H0 रिजेक्ट हो जाता है। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से जब अपने कंपेयर कर रहे हैं तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना छोटा होगा? पी वैल्यू को तो उससे भी छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। पी वैल्यू शुड बी लेस देन द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो अगर आपको कहीं पर भी अपने स्टैटिस्टिकल आउटपुट में दिख गया कि आपका जो पी वैल्यू है वो बहुत ही छोटा है, जैसे यहाँ पर, जैसे इसमें देखो, दोनों में ही बहुत ही छोटा है, पी वैल्यू आपका बहुत मिनिस्क्यूल है, तो उसको देखते ही आप समझ जाना कि आपको अपना नल हाइपोथेसिस को क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है। क्या करना है? रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो आप देखते ही इसको समझ जाइएगा कि पी वैल्यू छोटा हो, काश छोटा हो, काश किससे छोटा हो? सिग्निफिकेंस लेवल 5%, 2.5%, जो भी आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है उससे छोटा हो। और यहाँ पर तो एक्सट्रीमली छोटा है, तो आपको तो और कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं है, आपको तो कुछ सोचने का जरूरत पड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर जैसे ही आपने ये देख लिया कि ये बहुत ही मिनिस्क्यूल वैल्यू है, वैसे ही आप जाना कि आपको H0 को क्या करना है? रिजेक्ट करना है, ठीक है। अब अपने आगे बढ़ते हैं। देखो, तो पी वैल्यू मेथड आपको समझ में आया, ठीक है। पी वैल्यू लेस देन अल्फा, दैट मीन्स H0 रिजेक्टेड। तो ये पहला मेथड है ना। अभी अपने कौन सा टेस्ट का बात कर रहे हैं? अभी अपने बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड टेस्ट का। स्टैंडर्ड टेस्ट में क्या होता है? हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या होता है? 0, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड क्या है? नेक्स्ट मेथड है टी स्टैटिस्टिक वाला मेथड, जो अपने कर चुके हैं भाई, जो अपने कर चुके हैं। अपने क्या कर रहे थे? जब कोरिलेशन में अपने क्या कर रहे थे? टी स्टैटिस्टिक निकाल रहे थे। टी स्टैटिस्टिक के बाद उसको टी क्रिटिकल से कंपेयर कर रहे थे। मैंने वहाँ पर आपको एक शॉर्टकट बोला था। मैंने आपको क्या शॉर्टकट बोला था कि ये देखो, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बनाया है यहाँ पर, उसको देखो, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको आप एक टी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो, ठीक है। एक टी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो।
ये जीरो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका जीरो है क्योंकि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज समवॉट लाइक ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, ठीक है। ये है -1.96, ये है 1.96। तो मैंने आपको उस समय क्या बोला था कि आपको लक्ष्मण रेखा को बिना कुछ सोचे आपको क्रिटिकल वैल्यूज को एक बार आप -1.96 और 1.96 बैठा लो ना, अपने मन में बैठा लो ना यार, कि मैं कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी नहीं सोचूंगा, मैं टेबल भी नहीं देखूंगा, मैं सबसे पहले मैं अपने मन में लक्ष्मण रेखा को यहाँ पर -1.96, यहाँ पर 1.96 बैठा के रखूंगा। अब सबसे पहले तो टी स्टेटिस्टिक निकालूंगा, टी स्टेटिस्टिक को निकाल कर मैं -1.96 और 1.96 में कंपेयर करूंगा। तो मैं देखूंगा कि अगर ये 1.96 के इधर गया से ज़्यादा आया, मतलब कि ये टेल्स में चला गया, और यहाँ पर अगर -1.96 के पार गया तो ये टेल में चला गया, ठीक है। तो जैसे देखिए एक्सेल का शीट आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ देखिए जो टी स्टेटिस्टिक है वो कितना आ रहा है -5.1, तो -5.1 तो टेल में जा रहा है ना, क्योंकि अगर आप इस -5.1 को देखें तो वो किधर है, -1.96 के बाद है ना, यहाँ पर जाएगा, इधर टेल में चला गया, तो क्या हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया। तो बिना कुछ किए देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या होगा। यहाँ पर देखिए स्लोप का जो टी स्टेटिस्टिक है वो कितना है 14.72, मतलब कि 1.96 के पार चला गया, टेल्स के अंदर घुस गया, वो कोने में घुस गया। इसका मतलब H0 जो है आपका रिजेक्ट हो चुका है, क्या हो गया है, रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आपको कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेट अवे आप जान सकते हो कि आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब टी स्टेटिस्टिक निकालने का तरीका क्या है, जैसे कोरिलेशन में अपने टी स्टेटिस्टिक निकालते थे ना, r इंटू √n-2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √r², ठीक है ना, मतलब √1 माइनस r², आई एम सॉरी। तो यहाँ पर टी स्टेटिस्टिक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टी स्टेटिस्टिक निकालने का तरीका है, ये फॉर्मूला है उसका, आप इस फॉर्मूला को नोट डाउन कर लेना। वैसे तो मैं इस PDF का जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो इस PDF के लिंक को खोलकर सबसे पहले तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड, इसको खोलकर इसका प्रिंट आउट लेना है। मैं जो भी नोट्स भेजूंगा, मैं जो भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, उसका सबसे पहले आपको प्रिंट आउट लेना है, प्रिंट आउट लेके बैठना है वीडियो देखते हो, ठीक है। और मैं जो भी चीज़ मैं अपना कर्सर दिखाते रहूँगा, ठीक है ना, वैसे वैसे आपको अंडरलाइन और आपको मार्क करते रहना है, ठीक है ना। और प्लस आपको श्वाइजर से भी पढ़ना है, मैं श्वाइजर से भी दिखा दूंगा, मार्क करवा दूंगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आपको पढ़ने का जरूरत है, ठीक है ना। देखो B0 हैट -0 डिवाइडेड बाई SB0, ये होता है टी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला। मतलब B0 हैट का मतलब क्या होता है, B0 हैट, तो इस फॉर्मूला को बोले कैसे, इस फॉर्मूला को ना आपको बोलना आना पड़ेगा। कैसे बोलना है, बोलने का तरीका ये है, B0 हैट का मतलब क्या हुआ, जो आप टेस्ट कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर आप जो टेस्ट कर रहे हैं वो B0 का कर रहे हैं ना, ठीक है, पॉपुलेशन का कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, B0 हैट लेना है, ठीक है, B0 हैट। तो जो जिस चीज़ का आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं वो माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, जैसे यहाँ पर हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है, 0 है, तो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू आपका 0 है ना। तो जिस चीज़ का आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं उसका सैंपल, पॉपुलेशन का हाइपोथेसिस कर रहे हैं ना, तो उसका सैंपल माइनस द हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू दैट इज 0 डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर ऑफ B0, ठीक है। B0 का जो स्टैंडर्ड एरर है उससे डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे कि फिर से बोलता हूँ आपको, जिस चीज़ का आपको हाइपोथेसिस करना है माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय उसका स्टैंडर्ड एरर, जिस चीज़ का आपको हाइपोथेसिस करना है माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू क्या है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, जिस चीज़ का आपको हाइपोथेसिस करना है माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, उससे अपना टी स्टैटिस्टिक निकल जाएगा। टी स्टैटिस्टिक अगर बड़ा आया, जैसे यहाँ पर तो टी स्टैटिस्टिक निकाला हुआ है, ठीक है ना, टी स्टैटिस्टिक आपको मॉडल में तो दिया हुआ ही है, ठीक है। और आपको अगर ये टेबल्स देगा ना तो आपको टी स्टैटिस्टिक उसमें प्रोवाइड कर देगा, या फिर निकालने के लिए बोलेगा, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे देगा, फिर इस पर क्वेश्चन पूछ लेगा, आपको निकालने के लिए बोलेगा। तो जैसे यहाँ पर तो निकला हुआ है, तो जैसे यहाँ पर -5.1 आ रहा है, B1 का 14.72 आ रहा है, तो यहाँ पर आपको दोनों देख के ही आप समझ सकते हैं कि क्या होगा, H0 इसमें रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आपका जो स्लोप कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है, आपका जो इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है वो सिग्निफिकेंट है। देखिए मैंने देख के बिना कुछ किए ही आंसर बता दिया, बिना कुछ किए आंसर बता दिया। देखिए पी वैल्यू जितना छोटा है उतना अच्छा, किससे छोटा, सिग्निफिकेंस लेवल से छोटा। जैसे ही आपने ये देख लिया वैसे ही आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आपने यहाँ तक अभी तक तो ये समझा होगा, ठीक है। तो इसका मेरे पास एक एग्जाम्पल था, तो आपका जो श्वाइजर का बुक है ना, श्वाइजर का बुक, उसमें पेज 140 में एक एग्जाम्पल है, उसमें पेज 140 में एक एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल को अपने देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल किधर होगा मेरे PDF में, मुझे इसको देखना पड़ेगा किधर है, किधर है वो एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल एक बार अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको और अच्छी से समझा पाऊँगा। तो होप गाइस आपको अभी तक तो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है।
तो आपको अभी तक समझ में आना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो शायद ये है, हाँ ये देखिए, ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल रहा। तो इस एग्जाम्पल को एक बार देखें अपने, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट फ्रॉम द एबीसी एग्जाम्पल इज 0.64। तो आप एबीसी एग्जाम्पल को भूल जाइए, आप समझिए कि एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट कितना है, 0.64 विद स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 0.26, ठीक है। फिर assuming that the sample has 36 observations, determine the estimated slope coefficient that is significantly different than 0। हम लोग को यही तो हम लोग का क्या था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था ना, और हम लोग को क्या करना था, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना था एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो देखिए इसमें कैसे होगा, अगर अपने टी टेस्ट के हिसाब से करें तो सबसे पहले आपको टी स्टैटिस्टिक निकालना पड़ेगा। तो टी स्टैटिस्टिक का मतलब क्या होता है, B1 हैट, ठीक है, B1 हैट। तो B1 हैट क्या था, जिसका आप हाइपोथेसिस कर रहे हैं, आप B1 हैट का हाइपोथेसिस कर रहे हैं ना, स्लोप कोएफिशिएंट का हाइपोथेसिस कर रहे हैं। तो आपको स्लोप कोएफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 0.64, तो यहाँ पर 0.64 डाल दिया। उसके बाद माइनस B1, माइनस क्या है, माइनस हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, ठीक है। बेसिकली आप अगर 0 को लेके हाइपोथेसिस कर रहे हैं, 250 को लेके हाइपोथेसिस कर रहे हैं, 300 को लेके हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो जो आपका हाइपोथेसिस वैल्यू है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखा दिया है, ये देखिए ये वाला, आपका जिस चीज़ का हाइपोथेसिस कर रहे हैं माइनस जो आपका हाइपोथेसिस वैल्यू है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। तो स्टैंडर्ड एरर आपको सब में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है, भी आपको निकालने का जरूरत नहीं पड़ेगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको सब में दे दिया रहेगा। तो जैसे इस सब में देखिए फिर से, ठीक है, -0 डिवाइडेड बाय आपको स्टैंडर्ड एरर कितना दिया हुआ है, 0.26, तो ये 0.26 को नीचे ले लीजिए, आपका कितना आ रहा है, 2.46। अब ये जो 2.46 है, मैंने आपको क्या बोला था, लक्ष्मण रेखा क्या पकड़ना है, 1.96 एंड -1.96। ये 2.46 किधर आएगा, टेल्स में आएगा, आपको दिख ही रहा है ये टेल्स में आएगा। तो इसका मतलब आपका जो H0 है वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, एंड आपका जो स्लोप कोएफिशिएंट है दैट इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम 0 एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये देखिए यही आपका आंसर होगा। द क्रिटिकल टू टेल्ड वैल्यूज आर +2.03 विद द टी टेबल 36 - 2 इसका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। तो आप तो टी टेस्ट करना जानते ही है, मैंने आपको कोरिलेशन वाले में सिखाया था कि उसका n-2 होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम टी टेस्ट के अंदर, और n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, और फिर आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के हिसाब से देखना है, ठीक है। ओके, वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। देखो तो मैंने आपको बिना कुछ किए, बिना ये टेबल देखे ही आप बता सकते हैं, टेबल देखने का झमेला कौन उठाएगा, बिना टेबल देखे बता दिया मैंने, ठीक है। आपको भी वैसा ही बनना है, ठीक है। नाउ एंड कंक्लूड दैट द स्लोप इज डिफरेंट फ्रॉम 0। नोट दैट टी टेस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल लीड टू द सेम कंक्लूजन टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड द स्लोप कोएफिशिएंट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। तो ये तो मेरे को पता लगाना था कि ये सिग्निफिकेंट है कि नहीं, तो मैंने ये पता लगा लिया। तो कितना अच्छा एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपका बहुत चीज़ क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। ओके, नाउ अपने नेक्स्ट मेथड में चलते हैं। तो 2 मेथड आप समझ में आया आपको यहाँ से, ठीक है। अब अपने चलते हैं ये वाला मेथड 3 में। मेथड 3 आपका बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल के ऊपर है। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो तो आप लेवल 1 में भी पढ़ा करते थे, ठीक है। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो तो आप लेवल 1 में भी पढ़ा करते थे ना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल यहाँ पर कैसे निकालते हैं, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब होता है ये लक्ष्मण रेखा, यही लक्ष्मण रेखा को अपने कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकालने का जो तरीका होता है ना वो बेसिकली कुछ और होता है, ठीक है। क्या तरीका होता है, एकदम ईजी है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या होता है तरीका, देखो सपोज आपको B0 हैट आपको दिया हुआ है, आपको B0 हैट का कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, B0 हैट जो आपके सम में दिया हुआ है, आपको B0 हैट जो आपको सम में दिया हुआ है ± T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, ठीक है। B0 हैट ± T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। देखियो T क्रिटिकल तो आपके लक्ष्मण रेखा पे था ही ना, वैसे भी आप जब लक्ष्मण रेखा एक टी टेस्ट में बना रहे थे तो आप T क्रिटिकल तो वैसे भी डाल रहे थे, ठीक है। इंटू कर दीजिए स्टैंडर्ड एरर, इंटू स्टैंडर्ड एरर कर दीजिए। फिर से बोलता हूँ B0 हैट ± T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, उसमें B0 प्लस कर दिया और B0 माइनस कर दिया, तो आपको दोनों साइड का लक्ष्मण रेखा मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही B1 हैट के लिए B1 हैट ± T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर ऑफ B1, ठीक है। तो T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, मेरे साथ बोलिए T क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, 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 ठीक है। उसमें प्लस माइनस कर दीजिएगा तो दोनों साइड का लक्ष्मण रेखा निकल जाएगा। और उसके बाद आपको देखना क्या है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ये है कि आपका जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है ना, हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जिसमें अपने हाइपोथेसिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो अपने 0 का हाइपोथेसिस कर रहे हैं, आपको जो जीरो आपका हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है, तो वो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू जो है आपके उसमें लाइन नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर लाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंस इंटरवल तो ये है ना,
ये वाला आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके अंदर लाई नहीं करना चाहिए, टेल्स में लाई करना चाहिए, तभी तो आपका H0 रिजेक्ट होगा ना। और आपका मतलब कि किस चीज़ से, H0 को रिजेक्ट करने से। तो एक बार एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं एक तो, ये देखिए, देखो द एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट B1, ठीक है, फ्रॉम ABC रिग्रेशन इज 0.64। तो ABC को फिर से भूल जाइए, 0.64 आपका स्लोप कोएफिशिएंट है B1, ठीक है, विद स्टैंडर्ड एरर इक्वल टू 0.26। Assuming that a sample had 36 observations, calculate the 95% confidence interval। तो बेसिकली कॉन्फिडेंस इंटरवल 95% है, तो 5% टेल्स में रहेगा। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल को निकालने का क्या तरीका बोला मैंने, जो भी है B0 हैट B1 हैट कुछ भी है, प्लस माइनस क्या, टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। क्या बोले, टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। तो टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, तो सबसे पहले तो आपको टी क्रिटिकल निकालना होगा, ठीक है। कितना ऑब्जर्वेशन है, 36, तो 36 माइनस 2 कितना होता है, 34। तो 34 आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। और आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना है, 5% का। तो अगर 5% कॉन्फिडेंस इंटरवल है तो पर प्रत्येक टेल में कितना होगा, 2.5%। तो 2.5% एक टेल में, 2.5% एक टेल में। देखिए, तो चलते एक बार अपने टी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। टी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, तो आपको 34 में देखना है। देखिए 34 आपको कहीं दिख रहा है क्या, 34 नहीं, ये 34 यहाँ पर तो नहीं है, तो शायद 40 में देख सकते हैं। और कहाँ पर देखना है आपको, 2.5 के नीचे देखना है, राइट। तो क्या है ये रहा 2.5। ये तो वन टेल टेस्ट का है, ये एफ टेबल आ गया। हाँ ठीक है, देखिए ना, बहुत इजी है। अरे वन टेल टेस्ट का है तो इसका मतलब क्या है, अगर दो टेल में मिला के 5% है तो एक टेल में तो 2.5 ही होगा। तो 2.5 के नीचे देखिए, इसी रेंज में देखिएगा। और 34 अगर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पर, तो 34 मेरे को, तो मैं 40 का ले लेता हूँ। तो सपोज 2.021, तो फिर से उसी पेज में चलते वापस, ये देखो, तो आपको यहाँ पर दिया है 2.03। अच्छा 2.03 दिया आपको, हाँ चलता है, ठीक है चलता है। तो ये लोग आपको बिना क्या बोलते हैं, टेबल में वो दिया हुआ नहीं था, तो ये लोग आपको प्रोवाइड कर दिया वैल्यू। तो 2 टेल का टी वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर दिया है, टी का वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। टी टेबल से 34 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में निकाल लिया टी क्रिटिकल, प्लस 2.306 माइनस 2.306। अब उसको बस मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड एरर से। तो स्टैंडर्ड एरर तो आपको दिया हुआ है 0.26। तो आप क्या करेंगे, 2.03 को सबसे पहले 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको प्लस करेंगे 0.64 में, ठीक है। और फिर ये जो आपने करके रखा है ना 2, अब क्या करेंगे आप, माइनस 2.03 इंटू 0.26 करेंगे। पहले आपने किया प्लस 2.03 इंटू 0.26, फिर आपने उसको ऐड किया 0.64 से, ठीक है। और अब आप करेंगे माइनस 2.03 इंटू 0.26 और फिर उसको माइनस करेंगे 0.64 से। तो देखिए यहाँ पर क्या किया हुआ है, देखिए प्लस 0.64, अच्छा देखिए 0.64 प्लस माइनस 2.03 इंटू 0.26। अच्छा मैं गलत बोल रहा था, आई एम सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा, ठीक है, मैं गलत बोल रहा था। क्या करना होगा, आपको टी क्रिटिकल मिल गया, ठीक है, टी क्रिटिकल मिल गया। फिर से एकदम ध्यान से सुनिए, एकदम स्टार्टिंग से सुनिए, आपको टी क्रिटिकल मिल गया। अब आपको अगर टी क्रिटिकल मिल गया, आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड एरर है, तो टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर कीजिए पहले। टी क्रिटिकल दैट इज 2.03 इंटू 0.26 कीजिए, कितना आएगा, 0.53 आएगा। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है ना, तो ये जो 0.64 आपका एस्टिमेटेड स्लोप कोएफिशिएंट दे दिया है, इसमें ये प्लस माइनस कर दीजिए ना, एक बार प्लस 0.53, एक बार माइनस 0.53। यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे, टी टेबल, देखो कॉन्फिडेंस इंटरवल अगर आपको निकालना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप टी क्रिटिकल निकालेंगे। टी क्रिटिकल निकालने का तरीका क्या है, टी क्रिटिकल निकालने का तरीका है कि आपको पहले डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानना होगा। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना होता है टी टेस्ट में, n-2, ठीक है। तो यहाँ पर 36 ऑब्जर्वेशंस है, तो 36 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 34, मेरा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। और उसके बाद मेरा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखना पड़ेगा। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस है तो 5% सिग्निफिकेंस है। 2 टेल टेस्ट है, मतलब 2.5% वन टेल में, 2.5% दूसरे टेल में। तो टी टेबल से 34 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के पास में और 2.5 के नीचे आप वैल्यू देख सकते हैं। आपका वैल्यू ये लोग प्रोवाइड कर दिया है, प्लस माइनस 2.03। अब आपका टी क्रिटिकल का वैल्यू आ गया। अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब एक बार होल्ड कीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आया। अब आप क्या करेंगे, अब आपको उसको मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड एरर से। तो स्टैंडर्ड एरर आपको सम में प्रोवाइड किया है 0.26, तो 2.03 को सबसे पहले आप 0.26 से मल्टीप्लाई कीजिए, अपने कैलकुलेटर में करते रहिए, ठीक है।
2.03 को 0.26 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा? 0.53 आएगा। 0.53 आ गया। अब क्या करना होगा, अब आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना है। तो 0.53 में एक बार 0.64 प्लस कीजिए और 0.53 में एक बार 0.64 माइनस कीजिए। तो 0.64 प्लस 0.53 आपका एक साइड का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया और 0.64 माइनस 0.53 आपका दूसरे साइड का कॉन्फिडेंस इंटरवल आ गया। दैट मीन्स 0.11 टू 1.17, ठीक है। 0.64 प्लस दिस, 0.64 माइनस दिस, तो आपका जो B1 हैट है माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, B1 हैट प्लस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, उससे आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि जो जीरो है आपका हाइपोथेसिस वैल्यू यहाँ पर क्या है, जीरो है, तो जीरो शुड नॉट लाई इन बिटवीन दीज टू, जीरो शुड नॉट लाई इन बिटवीन दीज टू। तो कहाँ लाई कर रहे हैं, जीरो तो बाहर ही है, तो इसका मतलब आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना आ गया। मैंने जो मिस्टेक किया अभी थोड़ा सा मैंने जो मिस्टेक किया मैंने उसको पूरा रेक्टिफाई करके बता दिया। वेरी सॉरी फॉर दैट, मैं थोड़ा सा कुछ और सोच में पड़ गया था, ठीक है। तो मेरे को एक बार उसके लिए माफ़ कर दे। मैंने आपको पूरा अच्छे से बता दिया कि कैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल निकाला जाता है, ठीक है। फिर से इस एग्जाम्पल को आपके पेज नंबर 139 में दिया हुआ है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया अपने नोट्स में, ठीक है। ये एग्जाम्पल को फिर से देखें, ठीक है। ओके, श्वाइजर का पेज नंबर 139 में, आपका बुक का पेज नंबर 139 में ये जो एग्जाम्पल है वो मेंशन्ड है, ठीक है। तो आप इस एग्जाम्पल को फिर से देखना और फिर से इसको सॉल्व करना, ठीक है। मैंने आपको समझाया, अब आप उसको सॉल्व करना ठीक से, ठीक है ना। अब तो कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला सब चीज़ निकल आया आपका, ठीक है। तो तीनों मेथड मैंने आपको समझा दिया। तो पहला मेथड क्या समझाया मैंने, पहला मेथड मैंने समझाया पी वैल्यू। क्या मैंने समझाया कि पी वैल्यू अगर छोटा आ रहा हो, अगर बहुत छोटा हो पी वैल्यू, तो आपका H0 रिजेक्ट। फिर मैंने समझाया टी स्टेटिस्टिक वाला फॉर्मूला। तो टी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला क्या था, टी स्टेटिस्टिक का फॉर्मूला था कि जिस चीज़ का आप टेस्टिंग कर रहे हैं, सपोज इंटरसेप्ट का, माइनस आपका जो हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड एरर। उस पर मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिखाया। फिर उसमें ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि अगर आपका जो टी स्टेटिस्टिक है वो बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, बहुत बड़ा आ रहा है, दैट मीन्स आपका जो H0 है वो रिजेक्ट। उसके बाद क्या था, कॉन्फिडेंस इंटरवल। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, जो आपका इंटरसेप्ट या फिर स्लोप टर्म है प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर, प्लस माइनस टी क्रिटिकल इंटू स्टैंडर्ड एरर। सबसे पहले टी टेबल से टी क्रिटिकल निकाल लो, उसको स्टैंडर्ड एरर से मल्टीप्लाई कर लो, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, ठीक है। अब जो स्लोप कोएफिशिएंट या फिर इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट है जो आपके सामने दिया हुआ है, उसको प्लस कर दो उससे और उसको एक बार माइनस कर दो उससे, तो दोनों साइड का जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो आपको पता चल जाएगा। उसमें भी मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये तीनों मेथड आपको समझ में आया, ठीक है। इस तीनों मेथड में आपको सम्स में शॉर्टकट लगाने का बहुत ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि आपको अपना टाइम बचाना है, ठीक है। ओके ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जैसे ये देखिए, ये आपको मैं टेबल दिखा रहा था कि ये देखिए ये 95% है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, ये 2.5 है आपका 2.5, ये आपका सिग्निफिकेंस लेवल है, ठीक है। तो शेडेड पार्ट इज द कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस एरिया। तो ये आपका स्टैंडर्ड टेस्टिंग खत्म हो गया, ठीक है। स्टैंडर्ड टेस्ट खत्म हुआ। तो एक बार अपने काम करते हैं, स्टॉप करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में और मैं इस चैप्टर को ख़त्म करवाकर कुछ आइटम सेट्स को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मैं आपको चैप्टर को ख़त्म भी करवा दूंगा और कुछ आइटम सेट्स को भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आपको स्टैंडर्ड टेस्ट तक तो समझ में आया होगा, आई होप सो, ठीक है। तो यहाँ तक आप उसको पढ़ के रखिए। मैं जो PDF है उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में फिर से मेंशन कर दूंगा, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में नॉन स्टैंडर्ड टेस्ट शुरू करके, ठीक है, पूरा चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन पे क्लिक कीजिए। और मैं एकदम आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि जो अगर नोट्स का क्वालिटी है वो बहुत ही बिगड़ गया हो, क्योंकि मेरे पास उतना साधन नहीं है, तो मैं अभी उतना कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। मैं श्योरली इसको इम्प्रूव करूँगा। जो भी आपके अगर मेरी टीचिंग में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है, क्वालिटी में कुछ प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, तो मैं उस पर पूरा सुधार करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो प्लीज़ आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।